भारतीय संविधान की आत्मा आखिर है क्या? जानते हैं, इसका जवाब सिर्फ एक पन्ने में छिपा है, हमारी प्रस्तावना में। तो आज हम इसी शक्तिशाली दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि हमारे देश का, हम सबका एक गहरा वादा है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक ही साथ संविधान का परिचय भी है, उसका पूरा सार भी है और उसका अंतिम लक्ष्य भी। ये वो आईना है जिसमें हमारे देश को बनाने वालों के सपनों का भारत दिखता है। और इसकी शुरुआत होती है इन बहुत ही दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। सोचिए, इन चंद शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा से, किसी बाहरी शक्ति से या संसद से नहीं, बल्कि सीधे भारत के आम नागरिकों से मिलती है। सारी की सारी सत्ता का स्रोत जनता है। तो इस सफर में हम प्रस्तावना के 5 मुख्य पहलुओं को समझेंगे। पहले तो इसका परिचय, फिर भारत का स्वरूप कैसा होगा, नागरिकों से क्या वादे किए गए हैं, एकता की भावना का क्या मतलब है, और आखिर में कानूनी तौर पर इसका क्या महत्व है। चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, संविधान का परिचय। जानते हैं कि ये शक्तिशाली शुरुआत आखिर आई कहां से और इसका असली मकसद क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे संविधान का आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र मान लीजिए। जैसे एक आईडी कार्ड किसी के बारे में सारी जरूरी जानकारी फटाफट दे देता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना भी पूरे संविधान की पहचान, उसके मूल सिद्धांत और उसके लक्ष्य हमारे सामने रख देती है। चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं और उन 5 बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं जो हमारी प्रस्तावना में भारत के मूल चरित्र को बताते हैं। पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। चाहे देश के अंदर के मामले हों या दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्ते, भारत पर किसी और देश का कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और मौकों की असमानता को खत्म करना। यह एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था की बात करता है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र मिलकर सामाजिक भलाई के लिए काम करते हैं। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब ये कि देश का यानी सरकार का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर होंगे और सबको बराबर सम्मान और समर्थन मिलेगा। और हां, हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसका तो आधार ही यह है कि सबसे बड़ी ताकत भारत के लोगों के हाथ में है। लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वही सरकार उनके लिए कानून बनाती है और देश चलाती है। यह सचमुच में जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और 5वां शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। अब गणराज्य और राजशाही में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क यह है कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, उस पर बैठा व्यक्ति चुना जाता है। वो पद किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं है। तो ये तो हुई भारत के मिजाज की बात। अब देखते हैं कि ये संविधान अपने हर एक नागरिक को क्या देने का वादा करता है। ये 4 बहुत बड़े वादे हैं। पहला वादा है न्याय का, और ये कोई एक तरह का न्याय नहीं बल्कि 3 तरह का है। सामाजिक न्याय मतलब किसी के साथ भी उसकी जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय मतलब किसी के साथ उसकी अमीरी गरीबी की वजह से भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक न्याय यानी हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने जैसे बराबर के राजनीतिक हक मिलेंगे। न्याय के बाद आते हैं 3 और बड़े आदर्श, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आदर्श फ्रांस की महान क्रांति से लिए गए हैं। वो क्रांति जिसने पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की एक नई लहर पैदा की थी। स्वतंत्रता का मतलब है सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी चीज में विश्वास करने की और पूजा करने की पूरी आजादी। वहीं समता का मतलब है कि समाज में किसी को कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा और देश हर किसी को आगे बढ़ने के बराबर मौके देगा। असल में ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अब बात करते हैं उस भावना की जो इन सारे महान आदर्शों को एक धागे में पिरोकर रखती है, और वो है बंधुता यानी भाईचारा।
बंधुता का सीधा सा मतलब है भाईचारे की भावना। भारत जैसा देश जहां इतनी तरह की भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, उसके लिए तो ये भावना समझिए ऑक्सीजन की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब इन सब से ऊपर उठकर एक ही भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। और प्रस्तावना के मुताबिक इस भाईचारे के 2 लक्ष्य हैं। पहला, हर एक इंसान की गरिमा को बनाए रखना, मतलब हर व्यक्ति को इज्जत मिले। और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, जिसे कोई भी ताकत तोड़ ना सके। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि प्रस्तावना का कानूनी महत्व क्या है और वक्त के साथ ये कैसे बदला है। और यकीन मानिए, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमारी प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के बदलते आदर्शों के साथ खुद को ढाल सकता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा कानूनी सवाल, क्या प्रस्तावना असल में संविधान का हिस्सा है भी, या ये सिर्फ एक खूबसूरत परिचय है? इस एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया वक्त के साथ कैसे बदला। 1960 के बेरुबारी केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ पलट दिया। इस केस में कोर्ट ने ना सिर्फ अपना पुराना फैसला बदला, बल्कि साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और आखिर में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रस्तावना ही वो ध्रुव तारा है जो पूरे संविधान को रास्ता दिखाता है। इसमें वो मूल सोच और वो बुनियादी मूल्य हैं जिन पर हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा है। ये हमारे संविधान का नैतिक कंपास है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज के भारत में हमारी अपनी जिंदगी में प्रस्तावना के महान आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे लिए असल में क्या मायने रखते हैं?